हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। हमारी CHO की क्लासेस चल रही हैं और हमने अब तक 13 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इम्पोर्टेंट MCQs के साथ उसकी जो थ्योरी है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है MCQs के साथ साथ में। तो ये हमारा वीडियो है 14 नंबर का। तो इससे पिछले वाला जो हमारा वीडियो था वो कम्युनिकेबल डिजीज से ही रिलेटेड था। उसका मैंने जनरल जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उसके बारे में बताया था, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गई, इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, जूनोटिक जो डिजीज हैं उनका हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। वो क्या था, एक पार्ट 1 की तरह कह सकते हैं हम, एक पार्ट 1 था। इसके बाद जो इन्फेक्शियस डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज में पार्ट 2 वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है आपके लिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो एग्जाम में आपके आने की पूरी इनकी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से इनको रीड कर लें, इनको समझ लें अच्छी तरह से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए इस तरह का तो वो नहीं छूटे। तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है BCG वैक्सीन एंड डाइल्यूट इज स्टोर एट विच टेम्परेचर। जो BCG वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है, वैक्सीन की भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं और उनका जो शेड्यूल है वो पूरा मैंने अपने चैनल पर इसकी अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। वो पूरा इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। पूरे इम्यूनाइजेशन में जितने भी वैक्सीन वगैरह लगाई जाती हैं वो वैक्सीन्स हैं और उनकी जो साइट वगैरह किस तरह से लगाई जाती है, कितने डोज दी जाती है, वो सारा मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए वो भी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि BCG वैक्सीन एंड डाइल्यूट इज स्टोर एट विच टेम्परेचर। जो BCG वैक्सीन है वो किस में आती है, पाउडर फॉर्म में आती है। उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के लिए ध्यान में रखना आप किस में करते हैं, उसको NS में किया जाता है, नॉर्मल सलाइन के अंदर। कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो BCG वैक्सीन को डाइल्यूट करते हैं वो किस में किया जाता है, डिस्टिल वाटर में किया जाता है, नॉर्मल सलाइन में किया जाता है, ठीक है, या बफर सॉल्यूशन में किया जाता है, किस में किया जाता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। BCG वैक्सीन को जो डाइल्यूट करते हैं वो नॉर्मल सलाइन के अंदर किया जाता है, ठीक है, राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। तो इसको जो BCG वैक्सीन को स्टोर किया जाता है वो कितने टेम्परेचर पर किया जाता है। ऑप्शन ए है -2 डिग्री से लेकर के और -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, या +2 डिग्री से लेकर के +8 डिग्री पर किया जाता है। सी ऑप्शन है -1 से लेकर के -5 तक किया जाता है, या डी ऑप्शन -1 से लेकर के -5 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हम इससे रिलेटेड और कुछ जो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं BCG से रिलेटेड वो और मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको BCG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, B से क्या है बैसिलस, C से क्या है क्लाइमेट और G से क्या है ग्योरिन। तो बैसिलस का मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है, इस जो वायरस है उसकी शेप को बताता है बैसिलस। तो और क्लाइमेट और ग्योरिन क्या है, ये साइंटिस्ट है, जिसने 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको, B से क्या होता है, C से क्या होता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप ये राइट डाउन कर लेना। इसके अलावा जो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है वो किस में किया जाता है, नॉर्मल सलाइन में किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया था। और ये जो वैक्सीन है वो क्या होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, ठीक है। ये हीट के प्रति बहुत ज्यादा क्या होती है, सेंसिटिव होती है। इसके अलावा और भी कई वैक्सीन है जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है और फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन में जैसे कि आपको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, MOB, ठीक है, मॉब से क्या है, वो सारी क्या होती है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। जैसे मोबाइल होता है ना, जैसे मोबाइल को अपन ज्यादा देर तक चार्ज में लगा देते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको रिलेटेड करके भी इसको याद कर सकते हैं, MOB, मोब से, ठीक है। और बाकी की जो बचती है वो वैक्सीन वो क्या हो जाती है,
फ्री सेंसिटिव वैक्सीन हो जाती है। तो मोव में क्या हो जाता है, एम फॉर मीजल्स, ओ फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन और बी फॉर बैसिलस। तो ये वैक्सीन क्या होती हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ठीक है, आप ये राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है और फ्री सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंप फॉर्म आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज ऑफ हाउ मच डायमीटर। बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं क्या बनता है, एक पैप्यूल बन जाता है, ये लंप बन जाता है। तो वो जो लंप बनता है वो कितने डायमीटर का होता है, कितना उसका साइज होता है, तो वो बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है, 2 से 4 mm का होता है, 1 से 4 mm का होता है, 5 से 8 mm का होता है, 2 से 5 mm का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 से 8 mm का क्या बन जाता है, वहां पर लंप बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। जिस तरह से जैसे बीसीजी जो लंप है वो कितने का, 5 से 8 mm का बनता है। और आफ्टर वैक्सीनेशन, जब वैक्सीन लगाते हैं ना, लगाने के बाद में क्या बनता है, एक एलिवेशन होता है स्किन का, क्या हो जाता है, एक एलिवेट से हो जाते हैं, स्किन क्या हो जाती है, थोड़ी ऊंची सी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो बनता है वो कितने देर के बाद बनता है, 30 से 60 मिनट के अंदर वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मतलब एक व्हील सा बन जाता है, 5 mm तक का व्हील या सर्किल सा बन जाता है। और वो जो सर्किल सा या व्हील बनता है वो 30 से 90 मिनट के बीच में क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद क्या बनता है, उसमें स्कार बनना लग जाता है। आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एक इंद्रधनुष की सी क्या हो जाती है, एक स्ट्रक्चर वहां पर बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कार फॉर्मेशन बोलते हैं। जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो कितने दिनों में बन जाता है, 10 से लेकर 12 वीक तक क्या हो जाता है, वो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ये किसको इंडिकेट करता है कि आपने जो वैक्सीन लगाई है, जो बच्चे ने को वैक्सीन बीसीजी की लगी है वो सक्सेसफुली लगी है या नहीं है। तो मतलब ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि अगर स्कार बन गया है तो उसको बीसीजी वैक्सीन क्या हो गई है, सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेट हो गई है, अच्छी तरह से लग चुकी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और जैसे कि अगर कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे, अगर कोई आपके पास वैक्सीन लगवाने आता है और पूछ ले कि हमारे स्कार नहीं बना है तो उसके बाद भी वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, तो इसका आंसर होगा नहीं लगवानी चाहिए दोबारा। और ये जो वैक्सीन है वो क्या करते हैं, 1 साल तक ही लगाई जाती है बीसीजी की वैक्सीन। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ये जो इसकी जो इम्यूनिटी है वो 1 साल के बाद बच्चे में अपना आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो 1 साल के अंदर अंदर ही क्या करते हैं, इस वैक्सीन को लगाया जाता है, बीसीजी वैक्सीन को। ठीक है, इसके बाद बीसीजी से और जैसे कि इसको डाइल्यूट किस में करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो बीसीजी वैक्सीन है वो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसको आईडी लगाया जाता है, इंट्राडर्मली लगाया जाता है और लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। कई बार अगर पूछे लेफ्ट अपर आर्म पर ही क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, फॉर यूनिफॉर्मिटी के लिए, कि सबके साथ क्या हो, एक तरह की यूनिफॉर्मिटी हो, उसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको लेफ्ट अपर आर्म पर ही लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी से रिलेटेड और अगर क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Now next question है वो हमारा, in which disease formation of bluish white and grey membrane occur in throat। थ्रोट में व्हाइट कलर की ग्रे कलर की एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, वो कौन सी डिजीज में होती है। तो ऑप्शन ए है पर्टोसिस में होती है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस में, मीजल्स में या डिप्थीरिया में। कौन सी डिजीज के अंदर थ्रोट में व्हाइट और ग्रे कलर की मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिप्थीरिया में क्या हो जाती है, एक व्हाइट और ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी बूस्टर डोज इज गिवन एट। जो डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है वो कब दी जाती है। ठीक है, अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसमें, फर्स्ट डोज सेकंड डोज कब दी जाती है, ये सारे मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना रखे हैं इम्यूनाइजेशन में। ठीक है, वो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, अच्छी तरह से मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको यहाँ बताना है, हम क्या बोल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, उनको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं। तो डीपीटी जो बूस्टर डोज है वो कब दी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16 वीक पर डीपीटी की क्या दी जाती है, बूस्टर डोज दी जाती है, ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी इज नॉट गिवन टू द चिल्ड्रंस ओवर द एज ऑफ। डीपीटी की जो डोज दी जाती है कितने साल तक के बच्चों को ही दी जाती है, उससे बाद नहीं देनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7 साल से ज्यादा
अगर किसी की एज है तो उसको डीपीटी की डोज नहीं दी जाती है। केवल 7 साल तक ही क्या कहते हैं इसमें डीपीटी के वैक्सीनेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन। जो शेक टेस्ट है वो कौन सी वैक्सीन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, बीसीजी वैक्सीन के लिए, पोलियो वैक्सीन के लिए, डीपीटी वैक्सीन के लिए या ऑल ऑफ दी अबाव के लिए। तो शेक टेस्ट क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। शेक टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो वैक्सीन है, जितनी भी पेंटावायलेंट वैक्सीन है या फ्रीज सेंसिटिव जो वैक्सीन होती है, उनकी एफिशिएंसी को पता करने के लिए वैक्सीन खराब तो नहीं होगी फ्रीज करने के बाद, मतलब जैसे उसको अगर उसमें रख दिया जाता है फ्रीज में तो ज्यादा फ्रीज करने के बाद वो क्या हो जाती है, वैक्सीन खराब हो जाती है। तो ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है, शेक टेस्ट किया जाता है। अब वो क्या होता है टेस्ट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से किस तरह से। तो इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीपीटी जो वैक्सीन होती है उसमें किया जाता है शेक टेस्ट। इसमें क्या होता है कि शेक टेस्ट शुड बी परफॉर्म बिफोर यूजिंग ईच वायल ऑफ पेंटावैलेंट। जो मतलब पेंटावैलेंट की जो वैक्सीन है उनकी सभी को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, शेक टेस्ट किया जाता है। और इट डिटेक्ट इफ वैक्सीन वायल इज फ्रोजन। ये चेक किया जाता है कि जो वायल है वो फ्रीज तो नहीं हो गई, जम तो नहीं गई है। अगर वाइल क्या हो जाती है या वैक्सीन जम जाती है तो क्या कर देना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन को क्या करते हैं, शेक करते हैं हल्का सा और करने के बाद उसको रख देते हैं और फिर देखा जाता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कितनी देर में होते हैं। अगर बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन है वो क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ऐसी वैक्सीन को यूज में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो शेक टेस्ट है ये आपको ये ध्यान में रखना है, शेक टेस्ट क्या होता है। इसके अलावा जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती है, जितनी भी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, जैसे डीपीटी हो गया, टीटी वैक्सीन हो गया, डीटी हो गया, ठीक है, पेंटावैलेंट की जितनी भी वैक्सीन है वो हो गई, वो सारे में क्या करते हैं, शेक टेस्ट किया जाता है। फ्रीज सेंसिटिव जितनी भी वैक्सीन है उसमें क्या करते हैं, शेक टेस्ट किया जाता है। और किस तरह से करता है वो भी मैंने बता दिया। अगर जितनी जल्दी क्या हो जाती है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो वो वैक्सीन क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है, उस वैक्सीन को यूज में नहीं लेना चाहिए, होता है शेक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी बूस्टर डोज आर गिवन फॉर पेंटावैलेंट वैक्सीन। जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है उसकी कितनी बूस्टर डोज दी जाती है, एक दी जाती है, दो दी जाती है, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 इसकी क्या दी जाती है, बूस्टर डोज दी जाती है। अब ये कब कब दी जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देख सकते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन है, कब कब इसकी बूस्टर डोज लगती है, और क्वेश्चन इसमें ही आ जाएंगे, आपको बताना है उनके आंसर क्या क्या होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फॉर हाउ मेनी वीक कैटार फेज ऑफ पर्टोसिस। पर्टोसिस की जो कैटार फेज होती है वो कितने वीक की होती है। ऑप्शन है आपकी 1 वीक होती है, 2 वीक होती है, 3 वीक होती है या 4 वीक होती है। जो कैटार है, सॉरी, ये जो पर्टोसिस है उसकी 3 फेजेस होती है, वो भी मैं बताऊंगी कौन कौन सी फेजेस होती हैं। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन का पहला आंसर देख लेते हैं क्या होता है कि कैटार फेज कितने वीक की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 2 वीक की क्या होती है, इसमें कैटार फेज होती है। इसके बाद अब देख लो इसका थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पर्टोसिस के बारे में। जो पर्टोसिस है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, पर्ट और टूसिस। पर का मतलब होता है इंटेंसिव, मतलब एकदम से, और टूसिस मतलब कफ। इसमें जो कफ आता है, कफिंग होती है इसमें, बहुत ज्यादा होती है इसमें कफिंग, और एक अजीब सी क्या होती है इसमें, खांसी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, काली खांसी के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके नाम से जानते हैं, वूफिंग कफ भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा हमने जो पिछला वीडियो था उसमें भी बताया था मैंने, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं इसका क्या होता है, इसका पर्टोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो पर्टोसिस है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी आप देख लीजिए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से लेकर के 12 डेज का होता है, और ये फैलता कैसे है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर पर्सन कोई खांसता है, छींकता है, तो उसकी जो ड्रॉप्स है उसके द्वारा क्या होता है, ये फैलता है ना। अब इसकी जो फेजेज हैं वो 3 फेजेज होती हैं, आपको ध्यान में रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो पर्टोसिस है उसकी 3 फेजेज होती है। एक होती है कैटाल फेज, ठीक है, जो कितनी होगी थी, 2 वीक की होती है। फर्स्ट फेज है इसकी कैटार फेज, जिसमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड जैसे साइन सिम्टम दिखते हैं, ठीक है, छींके आना, ठीक है, रनिंग नोज है,
इस तरह के जो साइन सिम्टम है वो क्या होते हैं, फर्स्ट फेज में दिखाई देते हैं। अब सेकंड फेज जो इसके स्टार्ट होती है वो होती है प्रोक्सिमल फेज। वो कितने की होती है, 2 से लेकर के 4 वीक की होती है। और इस फेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होती है, पर्सन को कफिंग होती है, बहुत तेज कफिंग होती है। और इतनी कफिंग होती है कि एक बार तो इसमें जो सब कंजक्टाइमल जो हेमरेज फेज भी इसमें दिखाई देते हैं, इसकी जो आईज वगैरह हैं वो भी क्या होते हैं, हेमरेज जैसे उसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें ब्लड वगैरह आ रहा हो कफिंग करते करते। ठीक है, तो ये होती है इसकी सब कंजक्टाइवल। कई बार पूछ लेंगे सब कंजक्टाइवल जो हेमरेज स्टेज है वो किस में दिखाई देती है, तो आपको बताना है जो प्रोक्सिमल जो फेज होती है पर्टोसिस की उसमें दिखाई देती है। इसमें जो मेन इसका साइन सिम्टम यही है कि इसमें क्या होती है, रैपिड कफिंग होती है, बहुत तेज इसमें क्या होती है। और उसके जो क्या बोलते हैं उसके इंटेंसिटी भी क्या होती है कफिंग की, बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज इसमें क्या होती है, खांसी होती है पर्सन को। जो तीसरी इसकी फेज है वो होती है कन्वर्जेंट फेज। कन्वर्जेंट फेज क्या होती है, इसकी रिकवरी फेज होती है। इसमें कफिंग क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है और पर्सन क्या हो जाने लग जाता है, धीरे धीरे इसमें रिकवरी की पोजीशन में आने लगता है। और ये होती है 2 से लेकर के 4 वीक तक की इसकी फेज होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस चीज को, पर्टोसिस से रिलेटेड। ठीक है, तीनों फेजेस याद रखनी है इसकी, और इसकी जो कितना टाइम पीरियड है इसका वो याद रखना, और इसके तीनों फेजेस की जो साइन सिम्टम है वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड फेज ऑफ पर्टोसिस। अब बताना आपको जो सेकेंड फेज है पर्टोसिस की वो कौन सी होती है, कोल्ड फेज होती है, कैटार फेज होती है, कन्वर्जेंट होती है, या प्रोक्सिमल फेज होती है। ठीक है, बहुत इजी है, हम पहले इसका एक्सप्लेन करा चुकी हूँ मैं आपको पिछले स्लाइड में। तो अब इसका आंसर दे सकते हैं आप, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल जो फेज होती है वो क्या होती है, इसकी सेकेंड फेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज में अकर इन। जो सब कंजक्टाइवल हेमरेज है वो किस में अकर होता है, ये आपको इसमें बताना है। बता सकते हैं आसानी से इसका क्या होगा इसका आंसर। तो अभी बताया था मैंने, ऑप्शन है आपका ट्यूबरक्लोसिस में आती है, पर्टोसिस में होती है, डेंगू में होती है, या फिर डिप्थीरिया में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पर्टोसिस में दिखाई देती है सब कंजक्टाइवल हेमरेज फेज। और कौन सी फेज होती है वो, जो कन्वर्जेंट फेज होती है तीसरी फेज, उसमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ना नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। जो टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रैपिड कफिंग के लिए है, इन्फेक्शन के लिए, या हेमरेज के लिए, या फिर स्पाज्म ऑफ मसल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पाज्म ऑफ जो मसल्स हो जाती हैं उसके लिए क्या है, टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्म रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NNT नियोनेटल टिटनस कैन अकर ड्यू टू। जो नियोनेटल जो बच्चा अगर नवजात बच्चा है उसको टिटनस किसकी वजह से हो सकता है, यूज ऑफ अनस्टरलाइज ब्लड फॉर कोड कटिंग से हो सकता है, या एप्लीकेशंस ऑफ डर्टी सब्सटेंस ऑन द अम्बिलिकल स्टम्प। अगर अम्बिलिकल स्टम्प पर किसी भी तरह का कोई डर्टी सब्सटेंस क्या किया जाए, एप्लीकेट किया जाए, लगाया जाए, या फिर मदर नॉट रिसीव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस। अगर मदर को टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाया, मदर को टीटी का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी होगा। सभी की वजह से क्या हो सकता है, नियोनेटल टिटनस हो सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकजा इज सिम्टम ऑफ। लॉकजा किसका सिम्टम है, टिटनस का है, पर्टोसिस का है, डिप्थीरिया का है, या पोलियोमाइलाइटिस का। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। टिटनेस में ही क्या देखने को मिलता है, लॉकजा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दांत क्या हो जाते हैं, एकदम से लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एक तरीके से क्रैम्प्स आ सकते हैं, या फिर जैसे क्या बोलते हैं ताड़ की जिसको बीमारी बोलते हैं, वो एक तरह का इसमें साइन सिम्टम दिखता है। सभी को पता है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, सभी ने हमने नर्सिंग कर रखी है, BSc नर्सिंग है सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ईजी है, आसानी से आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ NNT। नियोनेटल जो टिटनस है, कोई नवजात शिशु है उसको क्या हो गया है, टिटनस हो गया, तो उसका फर्स्ट साइन उसमें क्या देखने को मिलेगा ये बताना है आपको। लॉकजा देखने को मिलेगा, अनेबल टू शक देखने को मिलेगा, या रेज्ड आईब्रो देखने को पड़ेगी, या फिर ड्रॉ लिप्स देखने को मिलेगा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा फर्स्ट साइन देखने को मिलेगा अगर किसी बच्चे में, नवजात जो शिशु है अभी अभी पैदा हुआ है उसमें क्या होगा, टिटनस हो गया उसका, तो फर्स्ट साइन कौन सा उसमें देखने को मिलेगा। सभी आपको लग रहे होंगे कि सभी इसके आंसर होंगे, बट एक आंसर इसका सही है, वो आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी, अनेबल टू शक। वो क्या बच्चा नहीं कर पाएगा, शक नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही इसका फर्स्ट साइन होगा, ध्यान में रखना इस चीज को।
नेक्स्ट है व्हाट इज द डोज ऑफ TIG टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन हाई रिस्क केसेज। हाई रिस्क केसेज मतलब बहुत ज्यादा उनको टिटनेस हो गई, बहुत ज्यादा उनमें इसकी सीवियरिटी हो चुकी है टिटनेस की, तो उसमें क्या दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए फर्स्ट जो प्रिवेंशन हम करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, उसमें तो क्या देते हैं, इम्यूनाइजेशन देते हैं उनको, ताकि वो टिटनेस नहीं हो। लेकिन अगर किसी पर्सन में टिटनेस हो जाती है तो उसके बाद जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, वो किया जाता है उसको इम्यूग्लोबिन देकर के। उसमें क्या देते हैं, एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें एंटीबॉडीज जो देते हैं वो कितनी यूनिट्स देते हैं, और IM देंगे या फिर IV देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बताना। ऑप्शन आपके सामने है, 200 से 250 यूनिट IM देंगे, या 200 से 250 यूनिट IV देंगे, 250 से 500 यूनिट IM देंगे, या फिर 250 से 500 यूनिट IV देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 250 से 500 यूनिट IM इसमें इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है इन हाई रिस्क केसेस में। नेक्स्ट है इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया कब पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आंसर इसका सही बताना है। ऑप्शन आपके सामने 2011 में हुआ था, या 2012 में, या 2013 में, या 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 2014 में इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड। पोलियो का लास्ट केस कब देखा गया था, 2011 में, 12 में, 13 में, या फिर 14 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 2011 में लास्ट केस देखा गया था, और 2014 में जो इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया गया था। What is the route of transmission of पोलियो वायरस। पोलियो वायरस है वो किस तरह से फैलता है, ड्रॉपलेट है, फीको ओरल रूट है, ट्रांसप्लांट है, या ऑल ऑफ दी अबाउ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, फीको ओरल रूट से पोलियो का वायरस क्या होता है, फैलता है। ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है ये, ठीक है, खांसने छींकने से नहीं फैलता है। फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है कि ये किससे फैलता है, कि जो हम क्या करते हैं इसमें, एक तरीके से स्टूल है, स्टूल पास करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो वायरस है वो इसमें मौजूद रहता है, और उस इन्फेक्टेड स्टूल से अगर कोई फूड पार्टिकल क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है, तो उसको जब इंजेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन में क्या हो जाता है, पोलियो वायरस चला जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये होता है फीको ओरल रूट। ट्रांसप्लांट सेंटर तो ये है नहीं, ठीक है, ये किसी ब्लड के थ्रू नहीं फैलता है, या फिर जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू भी नहीं फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फीकल ओरल रूट से ये फैलता है पोलियो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है कितना होता है। ऑप्शन ए है 2 से 6 दिन होता है, 2 से 7 दिन होता है, 4 से 6 दिन होता है, या 7 से 10 दिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 7 से 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है पोलियो का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाउ मच टाइम। मतलब जो पोलियो वैक्सीन है उसको स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है इसको स्टोर, और कितने दिनों तक इसको स्टोर किया जाता है वो बताना है आपको। 30 डेज तक किया जाता है, 60 डेज तक, 120 डेज तक, या टिल एक्सपायरी डेट तक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। 120 डेज तक इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट। जो बूस्टर डोज दी जाती है, ठीक है, वैक्सीन की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वैक्सीन की कितनी, इस पोलियो जो वैक्सीन है उसकी कितनी डोज दी जाती हैं। ठीक है, 0 डोज है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, उसके बाद बूस्टर डोज कब दी जाएगी इसकी। ठीक है, ये सारी इसकी वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। वैक्सीन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 तो जरूर आने वाले हैं, इसलिए वैक्सीनेशन को अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। 9 मंथ में दी जाती है, 12 मंथ में, 14 मंथ में, या 16 मंथ में दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 16 मंथ पर पोलियो की क्या दी जाती है, बूस्टर डोज दी जाती है। इसके बाद जो 0 डोज है एट बर्थ दी जाती है, फिर कब देंगे इसको, एट 6 वीक पर, 10 वीक पर, 14 वीक पर दी जाती है, और 16 मंथ पर इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। इसके अलावा जो पोलियो है उसकी
इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी है, वो भी दी जाती है। वो कब दी जाती है वो भी आपको बताना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कब दी जाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे ये सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, वैक्सीन से भी। और जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनके इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके साइन सिम्टम है, वो सारे मैंने इसमें कवर कराने की कोशिश करी। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीपी वैक्सीन अलोंग द ओपीवी वैक्सीन इज, आईवीपी मैंने बताया था ना, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है ये, ठीक है। तो ये जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है वो दी जाती है कब, किसके साथ दी जाएगी, किस डोज के साथ दी जाएगी, फर्स्ट 0 डोज के साथ दी जाएगी, या फर्स्ट डोज के साथ, या सेकेंड डोज, या थर्ड डोज के साथ दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, थर्ड डोज के साथ दी जाएगी, ठीक है। थर्ड डोज कब दी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन की 0 डोज एट बर्थ दी जाती है 6, इसके बाद 6 वीक पर, फिर 10 वीक पर, उसके बाद है 16 वीक पर इसकी वो दी जाती है थर्ड डोज। तो 16 वीक के साथ इसको क्या दी जाएगा, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन दी जाएगी, या फिर कह सकते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। और कहाँ दी जाती है ये भी पता होना चाहिए आपको, साइड भी इसकी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिजीज कॉप्लिक स्पॉट अकर, जो कॉप्लिक स्पॉट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, कॉप्लिक स्पॉट कहाँ बनते हैं, कौन सी डिजीज में बनते हैं, तो पर्टोसिस में, मीजल्स में, जापानीज एंसेफेलाइटिस में, या फिर डिप्थीरिया में। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉप्लिक स्पॉट से, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्या कर लेना, इसको रिमाइंड कर लेना अपने माइंड में कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कॉप्लिक स्पॉट किस में बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे स्किन रेशेज अपीयर इन मीजल्स, मीजल्स में जो रेसेस बनते हैं वो किस दिन बनते हैं। इसके अलावा जो आप कम्युनिकेबल डिजीज से और जानना चाहते हैं, मीजल्स में, चिकन पॉक्स में, तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें भी मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रखा है कि मीजल्स के और चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता लगाएंगे आप कि ये मीजल्स है या चिकन पॉक्स है, रेसेस को देखकर। तो इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर बताना है यहीं पर, और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो बताइए आप इस क्वेश्चन का यहाँ पर जल्दी से आंसर। तो ऑन विच डे स्किन रेसेस अपीयर इन मीजल्स, मीजल्स में किस दिन स्किन रेसेस अपीयर होते हैं, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, या फिफ्थ डे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, फोर्थ डे हमें इसमें मीजल्स में क्या देखने को मिलते हैं, स्किन रेसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSPE, सब अक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसिफेलाइटिस इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, ये एक डिजीज का क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सी डिजीज का ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। SSPE क्या होता है ये बता देती हूँ मैं आपको। SSP क्या होता है, ये जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, CNS की एक डिसऑर्डर हो जाता है, इसको बोलते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करता है। किसकी वजह से करता है ये आपको बताना है, किस डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बच्चों में देखने को मिलता है, सब अक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसिफेलाइटिस, ठीक है। आपको पता चल गया क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करने वाली डिजीज है। तो मीजल्स की वजह से पोलियोमाइलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, या पर्टोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीजल्स की वजह से, मीजल्स में अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, मीजल्स के कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है, कौन सी, सब अक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसिफेलाइटिस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या है, एक तरीके से अफेक्ट करने वाली डिजीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा क्या नाम है, हेपेटाइटिस A, B, C या E, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या होगा, तो बी इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी को ही क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HBIG, हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। शुड नॉट बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी आवर ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम के एक्सपोजर के बाद में
क्या नहीं देनी चाहिए, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन नहीं देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है 12 आर, 24 आर या 36 आर या 48 आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 48 आर के एक्सपोजर के बाद में क्या नहीं देते हैं उसको, इम्यूनोग्लोबिन नहीं देता है। मतलब 48 आर के अंदर अंदर उसको क्या लगवा लेना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन लगवा लेना चाहिए। जैसे कोई पर्सन हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है और उसको पता चला कि कोई जो नीडल है उसके प्रिक हो गई, जिसको क्या है, हेपेटाइटिस बी है। अगर हेपेटाइटिस बी से वो क्या हो जाता है, कोई पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या दिया जाता है उसको, इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। लेकिन वो जो इम्यूनोग्लोबिन देते हैं वो 48 आवर के अंदर अंदर क्या है उसको दे देना चाहिए। अगर उसको 48 आवर से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो आप उसको देने से कोई मतलब नहीं है। ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं तो भी आपको इस चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में इस तरह की जो निडल स्टिक इंजरीज हैं वो होती करती रहती हैं। अगर हो जाती है बाई चांस तो अनफॉर्चुनेटली, तो इस चीज का आपको क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 48 घंटे के अंदर अंदर क्या लगवा लेना चाहिए, ये हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन लगवा लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच लिविंग बीइंग मैनिफेस्ट जेई, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है उसके क्या होते हैं, वो होते हैं होस्ट होते हैं कई टाइप्स के। तो उसमें से आपको ये बताना है जो लिविंग बीइंग होस्ट है इसका वो कौन सा है, पिग है, ह्यूमन बींग्स है, मॉस्किटो है या फिर हॉर्स है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। जो हॉर्स होता है इसको फैलाने के लिए क्या होता है, एक इसका लिविंग बींग मैनिफेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएलबी इंसेक्टिसाइड्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ, ये क्या है, यूएलबी एक इंसेक्टिसाइड है। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लेवल वॉल्यूम, अल्ट्रा लेवल वॉल्यूम होता है। ये क्या है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट्स को क्या करता है, मारता है, ऐसा इंसेक्टिसाइड है। तो किसके हेल्प करता है, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ, किस में प्रिवेंशन करेगा, यूएलवी, ध्यान में रखना है इसको। तो ऑप्शन है मलेरिया को प्रिवेंशन में करता है, जेई करता है, डेंगू के में, या फिर पोलियो के प्रिवेंशन में करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है उसको उसके प्रिवेंशन के लिए इस इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, यूएलवी इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, जेई वैक्सीन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी टाइप्स, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है वो कितने टाइप्स की होती हैं ये आपको बताना है। और सबसे पहले आप इनका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, एक टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है या 4 टाइप्स की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसकी जो वैक्सीन होती हैं वो कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी इज द राइट आंसर। ना इसकी जो वैक्सीन है वो देख लीजिए कौन कौन सी होती है। इसकी 3 टाइप की वैक्सीन होती है। पहली होती है माउस ब्रेन डिराइव्ड वैक्सीन। इसके बाद जो दूसरी वैक्सीन होती है वो होती है सेल कल्चर डिराइव्ड वैक्सीन, इनएक्टिव होती है ये। और तीसरी जो वैक्सीन होती है वो होती है लाइव एटीट्यूड वैक्सीन। 3 टाइप्स की इसकी वैक्सीन होती है, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला होती है माउस ब्रेन डिराइव्ड वैक्सीन होती है, इसके बाद है सेल कल्चर डिराइव्ड वैक्सीन होती है, और जो थर्ड होती है वो लाइव एटीट्यूड वैक्सीन होती है। 3 तरह की इसकी वैक्सीन होती है जापानीज एनसेफेलाइटिस की। 3 टाइप्स के मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो इसकी डोज है वो कितनी दी जाती है, 0.5 ml डोज दी जाती है। इसके बाद इसकी जो होस्ट है वो मैंने बता ही दिया आपको, कितने टाइप के होस्ट होते हैं इसके। एक तो पिग होता है, ठीक है, मॉस्क्यूटो होता है, और क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स होता है इसका। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड आप लिख लीजिए, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 9 से लेकर के 12 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एक्सटेंटिव इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड तो 5 से 15 डेज का होता है। और जो वेक्टर में जो होता है, जो मॉस्क्यूटो होता है उसके अंदर जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 9 to 12 डेज का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। दोनों के इंक्यूबेशन पीरियड वेक्टर में और ह्यूमंस में कितना होता है, मॉस्क्यूटो में इसका 9 से 12 होता है। इसके अलावा जो इसका ह्यूमंस में है वो कितना हो जाता है, 5 से 15 डेज का इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जेई, जो एम्पलीफायर होस्ट होता है जापानीज एनसेफेलाइटिस का वो आपको बताना है कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सबसे पहला ऑप्शन है इसका पिग है, ह्यूमन है, मॉस्क्यूटो है या फिर
एड्राइड बर्ड है। ये सारे क्या है, इसके होस्ट हैं, बट आपको बताना है एम्पलीफायर जो होस्ट है वो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए क्या है, पिग। पिग क्या होता है, इसका एम्पलीफायर होस्ट होता है। ह्यूमन क्या होता है, इसका डेड एंड होस्ट होता है इसका, ठीक है, जिसको इंसिडेंटल भी बोलते हैं। इसको ह्यूमन होता है, उसको क्या होता है, इंसिडेंटल भी कहा जाता है। या फिर डेड एंड जो होस्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमन होता है। और एम्पलीफायर होस्ट होता है इसका पिग होता है। ये क्या करता है, इसमें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इन्हीं में, पिग में, ह्यूमन में, मॉस्किटो में। और एक बर्ड है इसमें, एरिड बर्ड है, ठीक है। इसमें जो इसका जो लाइफ साइकिल होती है दो तरह की होती है, पिग में, इसके बाद मॉस्किटो में जाएगा, फिर पिग में आएगा। फिर दूसरी लाइफ साइकिल होती है वो होती है इसमें एरिड बर्ड आता है, फिर मॉस्किटो आता है, फिर एरिड बर्ड होती है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो डेड एंड होस्ट होता है वो बताना है कौन सा होता है। मैं इसका आंसर पहले बता चुकी हूँ, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हॉर्स है, पिग है, ह्यूमन है या बर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमन क्या होता है, डेड एंड होस्ट होता है जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप चाहे तो उनको लिख लेना। इसमें एग्जाम में इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन। अब आगे आपका हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है पता होना चाहिए आपको, और फ्री सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है। ये मैं पहले आपको हिंट बता चुकी हूँ, MOB से याद कर सकते हैं आप, MOB, ठीक है, मॉब, ठीक है, मॉब से मोबाइल, ठीक है, M से क्या हो गया, मीजल्स, O से क्या हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, और B से क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, BCG हो गया। ये तीनों वैक्सीन है, इनको ध्यान में रख लेना आप। ये सारी क्या होती हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, और जो बाकी जो बच जाती है वो क्या होती है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसको याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा आपको ये, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, और इसको आप करके देखना। केवल आपको 3 वैक्सीन के याद रखने हैं, MOB से, मॉब से मोबाइल, मॉब क्या हो जाता है, ज्यादा यूज करते तो गर्म हो जाएगा, और इसी तरह से वैक्सीन के नाम भी आपको याद हो जाएंगे, हीट सेंसिटिव वैक्सीन और फ्री सेंसिटिव वैक्सीन। तो बताना है आपको, इसमें हम क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके चले गए आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आपको बताना है इसमें विच वन इज नॉट अ फ्री सेंसिटिव वैक्सीन, मतलब फ्री सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है तो कौन सी वैक्सीन है वो, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। तो हेपेटाइटिस बी है, DPT है, BCG है या TT है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कौन सी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक पैप्यूल फाउंड ऑन ट्रंक इन पेशेंट्स विद टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर है उससे एक पेशेंट ग्रसित है, उसकी ट्रंक में क्या है, पिंक पैप्यूल पाए गए हैं, एंड डिसअपियर इन हाउ मेनी डेज, और कितने दिनों में वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2nd डे में, 4th डे में, 5th डे में या 7th डे में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, 4th डे में वो जो पैप्यूल है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड में कौन सी अपन मेडिसिन देते हैं, या कौन सी एंटीबायोटिक इसमें दी जाती है। ऑप्शन है क्लोरामफेनाकॉल है, या ट्रिमेफॉरन है, या एम्पिसिलिन है, या फ्लूकाराकॉल है। ये बताना है इसको राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी इज द राइट आंसर। फ्लूरोकार्बोनोल क्या है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टाइफाइड फीवर है। और ये भी ध्यान रखना कि ट्रंक पर जो पिंक पैप्यूल बनते हैं वो कौन से डिजीज में बनते हैं, टाइफाइड में बनते हैं। और यही पता होना चाहिए टाइफाइड की भी वैक्सीन है, ठीक है, और उसको भी कैसे देते हैं ये भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, कौन कौन सी वैक्सीन किस किस डेज पर, किस किस अंतराल पर दी जाती है, कैसे कैसे देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन वही जो मैं आपको बता रही थी, वैक्सीन फॉर टाइफाइड फीवर इज एडमिनिस्ट्रेड ऑन एक्सेप्ट का मतलब इसके सिवाय, ठीक है। जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो कब नहीं दी जाती है ये बताना है आपको, 1st डे, उसके बाद 2nd डे, 3rd डे या 5th डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख लीजिए एक बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। मतलब 2nd डे नहीं दी जाती है, बल्कि कैसे दी जाती है, 1st डे देंगे, उसके बाद 3रे दिन दी जाएगी, और उसके बाद दी जाएगी आपके 5वें दिन, ऐसे दी जाती है टाइफाइड की वैक्सीन। ध्यान में रखना इस चीज को, 1st दे देंगे, उसके बाद 3रे दिन दी जाएगी, उसके बाद 5वें दिन दी जाएगी, 2nd डे नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाउ हेपेटाइटिस ए वायरस इज इनएक्टिवेट बाय एक्सेप्ट, किसके द्वारा नहीं हो सकता, इसको इनएक्टिवेटेड किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है। तो इसका जो राइट आंसर वो बता देना है आपको। ऑप्शन तो आपके सामने है, फॉर्मेलिन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स है या ऑटोक्लेविंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा फॉर्मेलिन से इसको क्या नहीं कर सकते हैं, इनएक्टिवेटेड नहीं कर सकते, बल्कि अल्ट्रावायलेट से कर सकते हैं, बॉइलिंग से भी कर सकते हैं और ऑटोक्लेविंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए पोलियो वायरस हैज हाउ मेनी सीरोटाइप्स, जो पोलियो का वायरस है आरएनए टाइप का, उसके कितने सीरोटाइप्स हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मतलब 3 टाइप के इसके सीरोटाइप पाए जाते हैं आरएनए पोलियो वायरस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस आर कॉज्ड बाय, तो सबसे ज्यादा पोलियोमाइलाइटिस के जो केसेस देखने को मिलते हैं वो कौन से वायरस की वजह से देखने को मिलते हैं। मैंने बताया इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, 2, 3। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा टाइप है जिसकी वजह से पोलियोमाइलाइटिस के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइप ए। टाइप फर्स्ट जो वायरस है उसके केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ पैरालाइटिक जो पोलियोमाइलाइटिस के केसेस हैं वो इसकी वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज एक्सक्रीट इन द स्टूल ऑफ द पेशेंट्स आफ्टर इलनेस। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को क्या है, पोलियोमाइलाइटिस है, तो बीमारी के बाद उसके स्टूल में जो वायरस है वो कितने दिनों के बाद एक्सक्रीट होगा या बाहर निकलेगा, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है, कितने दिनों तक उसमें रहेगा। फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज एक्सक्रीट इन द स्टूल ऑफ द पेशेंट आफ्टर इलनेस, इलनेस के बाद। ठीक है, उसके जो पेशेंट है उसके स्टूल से कितने दिनों के बाद वो बाहर निकलेगा वायरस, ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने 2 से 5 दिनों के बाद, 6 से 8 दिनों तक, या 2 से 5 वीक तक, या 6 से 8 वीक तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 to 8 वीक के बाद क्या होगा, उसमें एक्सक्रीट होगा पोलियो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जूनोटिक डिजीज से रिलेटेड। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जूनोटिक डिजीज में हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो एनिमल्स के द्वारा होती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा और उसके साइन सिम्टम क्या है। ठीक है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो सब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।